हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनल फिस्टुलेक्टमी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे एनस में क्या हो जाता है कि वहाँ फिस्टुला फॉर्म हो जाता है। आपने फिस्टुला, पाइल्स और एक फिसर 3 वर्ड के बारे में सुना होगा। तीनों जुड़ा तो जो बीमारी है वो जुड़ा तो एक ही जगह से है, एनस से जुड़ा है, लेकिन तीनों थोड़े बहुत एक दूसरे से अलग हैं। दिक्कतें भी कुछ मिलती जुलती हैं, तो उनके बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो फिस्टुला क्या है? तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्जरी फॉर एनल फिस्टुला, यानी एनल फिस्टुलेक्टमी जो है वो सबसे कॉमन सर्जरी है एनल फिस्टुला के लिए। एनल फिस्टुला क्या है? तो एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है 2 ऑर्गन्स या 2 स्ट्रक्चर के बीच में। तो इसमें क्या होता है, आपके 2 स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपका जो है बाहर का स्किन है और अंदर जो है वो रेक्टम का पार्ट है, ठीक है। अंदर जो है वो ल्यूमेन है, रास्ता है आपका। तो उसके बीच में और बाहर का जो स्किन है, एनस के आसपास का रास्ता, उसमें क्या होता है कि एक ओपनिंग बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है पाइप जैसा, ठीक है। तो वो क्या है? फिस्टुला है। अब जो ये हमारी सर्जरी है एनल फिस्टुलेक्टमी, वो बहुत कॉमन है। किसके लिए? तो एनल फिस्टुला के लिए। इसमें होता क्या है? तो सर्जरी में क्या होता है कि जितने दूर तक फिस्टुला है उतने दूर तक उतने ही लेंथ पर कट लगाते हैं और फिर क्या करते हैं कि उसे छोड़ देते हैं क्यूरेट करके। तो वो अपने आप जो है वहाँ के मसल्स, जो हेल्दी मसल्स हैं, वो हील कर जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसका इंसिडेंस देखें तो मेल और फीमेल किस में ज़्यादा होता है? तो पुरुषों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। सक्सेस रेट देखें तो सर्जरी के बाद 87% टू 94% चांस होगा कि ये ठीक हो जाएगा। मोस्ट कॉमन सर्जरी फॉर ट्रीटिंग फिस्टुला इज फिस्टुलॉटमी। सबसे कॉमन जो सर्जरी है फिस्टुला के लिए वो है फिस्टुलॉटमी, ठीक है। अभी इस सर्जरी को हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे आगे। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब क्या है कि इंडिकेशन क्या है, यानी कब ये फिस्टुलेक्टमी सर्जरी जो है वो करनी होगी। तो जब किसी को एनल फिस्टुला होगा, फिस्टुला का मतलब अभी आपने समझा कि एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है 2 ऑर्गन्स के बीच में या फिर 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में, ठीक है। प्री ऑपरेटिव केयर में क्या होगा? तो उसमें वाइटल मॉनिटरिंग कर, ऑपरेशन से पहले क्या करना होता है मरीज के साथ? तो उन्हें नील पर ओरल रखना होगा, क्योंकि उनकी जो सर्जरी हो रही है वो अगर जनरल एनेस्थीसिया में हो रहा है तो एनपीओ रखना होगा। एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, यानी एंटीबायोटिक्स देने होंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो मरीज को सर्जरी के बाद। कंसेंट लेना होगा, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिखित लेना होता है ऑपरेशन के लिए। जो प्रॉपर पूरा ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट होना चाहिए, यानी जो भी सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई ये सब करवाने को बोला गया है, खून की जांचें बोली गई हैं, वो सब का रिपोर्ट होना चाहिए। एनीमा होना चाहिए, एनीमा दिया होना चाहिए, यानी कि जो आते हैं वो पूरी तरह से साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। यानी आप जो है अच्छे से फ्रेश होने चाहिए। एनेस्थीसिया क्या दे सकते हैं? तो फिस्टुला की सर्जरी के लिए जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, पूरी तरह से बेहोश करके भी कर सकते हैं, लोकल भी दे सकते हैं, यानी कि जहाँ पे आपका फिस्टुला बना है बस वहाँ पे शून्य करके भी ऑपरेशन कर सकते हैं। एपिड्यूरल और स्पाइनल, यानी कि एपिड्यूरल स्पेस में आप एक इंजेक्शन देते हैं और फिर मेडिकेशन डिलीवर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि नीचे वाला रीजन में दर्द का एहसास नहीं होता है और ऑपरेशन के बाद भी दर्द का एहसास बहुत कम होता है। तो ये भी अच्छा है, यानी कि स्पाइनल जो है सब एरेक्नॉइड स्पेस में इंजेक्ट करते हैं मेडिकेशन, जिससे कि हमारे नीचे का जो रीजन है, दोनों पैर और जो हमारे कमर का रीजन है, वो क्या होता है, शून्य हो जाता है, तो दर्द का पता नहीं चलता है। अब अगर हम लोग इसमें पोजीशन देखें कि कौन से पोजीशन में ये ऑपरेशन होता है, तो लिथोटमी पोजीशन प्रायोरिटी बेसिस पे है, यानी सबसे पहले लिथोटमी पोजीशन बनाएंगे। लिथोटमी नहीं बना रहे हैं तो जैक नाइफ या फिर नीचेस्ट पोजीशन बनाते हैं। रेक्टम या कहें तो एनस रीजन का कोई भी ऑपरेशन होना है, कोई भी एग्जामिनेशन होना है, तो नीचेस्ट पोजीशन बहुत ज़्यादा ही प्रीफर करते हैं, बेस्ट मानते हैं, ठीक है। लेकिन लिथोटमी पोजीशन बहुत ही कॉमन है जिसमें कि ये ऑपरेशन की जाती है नॉर्मली, ठीक है। तो आपने यहाँ तक समझा कि फिस्टुला का
कितना किसको होता है, किस में ज़्यादा पाया जाता है, कौन सी एनेस्थीसिया दी जाती है, ऑपरेशन से पहले क्या क्या केयर किया जाता है, किस पोजीशन में ये सर्जरी की जाती है। ठीक है, तो इस सर्जरी में क्या करते हैं, एक बार और रिपीट करते हैं हम लोग कि जितना आपका दूर में फिस्टुला है यानी कनेक्शन जहाँ तक बना है, जैसा कि आप देखते हैं पाइप में जहाँ तक ब्लॉकेज है तो कहें तो उस पाइप के ऊपर कट लगाते हैं और जो भी वहाँ पे कचरा फंस गया है उसे क्यूरेट करके निकाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, मवाद भरा होता है या फिर कुछ और इन्फेक्शन होता है तो उसे क्या करते हैं, क्यूरेट करके निकाल देते हैं और उसके बाद वॉश कर देते हैं अच्छे से NS से, यानी पानी से, आप जिसे पानी समझें। ठीक है, उससे साफ़ करने के बाद छोड़ देते हैं ताकि वो अपने से धीरे धीरे ठीक हो जाए। जैसे कोई घाव भरता है अपने आप मवाद निकलने के बाद, उसी तरीके से ये भी धीरे धीरे भर जाता है। इसमें इंसिजन क्या लगाते हैं, तो जितने दूर तक आपका फिस्टुला ट्रैक है यानी जितने दूर तक ये रास्ता बना है उतने दूर तक इंसिजन लगाएंगे, कट लगाएंगे। प्रोसीजर में क्या है, तो जनरल एनेस्थीसिया, लोकल या स्पाइनल या फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देंगे, चारों में से कोई एक। पोजीशन क्या रहेगा, तो लिथोटमी रहता है। पेंटिंग ड्रैपिंग यानी सेवलॉन स्प्रिट बीटाडिन से वहाँ अच्छे से क्लीन कर देंगे। इंसिजन लगाएंगे, पहले लगाएंगे छोटा सा इंसिजन पूरे ट्रैक को जानने के लिए कितना दूर तक आपका जो है ये फिस्टुला बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है। उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉब इंसर्ट करते हैं, छोटा सा कट लगा के और बटरफ्लाई प्रॉब से ओपनिंग को चेक करते हैं, पूरे होल ट्रैक में उसे घुसा के देखते हैं कि कितने दूर तक ये ट्रैक है, रास्ता है। उसके बाद स्पेक्यूलम यानी प्रोक्टोस्कोप को इंसर्ट करते हैं और फिर IFT, ठीक है, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब यानी एक पतला सा पाइप होता है ट्यूब, उसके थ्रू डाई इंसर्ट करते हैं, मिथिलीन डाई ब्लू कलर का होता है जिससे कि पूरा रास्ता पता चल जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि इंसिजन लगा देते हैं पूरे जितने दूर में फिस्टुला है वहाँ पे, और फिर क्या करते हैं कि क्यूरेट कर देते हैं, खरोच के वहाँ का जो भी मवाद है, जो भी गंदगी है वो निकाल देते हैं। क्यूरेट करने के बाद अच्छे से ड्रेसिंग कर देंगे, वो अपने आप हील होगा धीरे धीरे। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी कि सर्जरी के बाद क्या क्या केयर देनी होती है, यानी क्या क्या मरीज़ का देखभाल करने के टाइम करना होता है। तो सबसे पहले तो उनको हल्का फुल्का खाना खाना है, ऐसा खाना नहीं खाना है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन हो, अच्छे से फ्रेश ना हो पाए और प्रेशर पड़े रेक्टम एनस पे। क्या होता है उसके बाद कि स्टूल सॉफ्टनर, यानी कि अच्छे से आप फ्रेश हो पाएँ, अच्छे से स्टूल पास हो पाए, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना हो, इसी के लिए आपको स्टूल सॉफ्टनर देने होंगे जिसमें ड्यूफालेक, लैक्टुलोज, सैक्रुलोज वगैरह आप ले सकते हैं। सीड्स बाथ, क्या होता है कि आपको जो है 15 मिनट जो है स्टीम लेना होता है, पानी गर्म कर लीजिए, उसमें बीटाडिन मिला लीजिए और फिर जो रास्ता है आपका जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, भाप ले सकते हैं, तो उससे इन्फेक्शन कम होगा और बहुत ही रिलीफ मिलता है। आप जो है अच्छे से ड्रेसिंग करिए, मेडिकेशन लीजिए, दवाइयाँ जो भी गई हैं वो प्रॉपर लीजिए। जेली अप्लाई कर सकते हैं आप डेफिकेशन के बाद, जब भी आप स्टूल पास कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, उसके बाद जो है आप वहाँ पे जेली अप्लाई करिए जिससे कि इन्फेक्शन कम होगा और जो भी दिक्कतें हैं वो नहीं होगी। वाइटल मॉनिटरिंग, हमेशा वाइटल मॉनिटरिंग करते रहिए। इसके बाद देखते हैं कि किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आप ये ऑपरेशन करवाते हैं, उसके बाद क्या क्या दिक्कतें होती हैं। रियरली वैसे ये दिक्कत देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभी किसी को। उसमें है कि एनल स्फिंक्टर इंजरी। एनल स्फिंक्टर इंजरी में क्या होता है आपका कि कुछ स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टूल पास होने के टाइम उसे कंट्रोल करते हैं, वहाँ के मूवमेंट को। यानी आप कुछ टाइम पे देखते हैं कि आप कंट्रोल कर पाते हैं। कभी कभी वॉशरूम आपको बहुत तेज़ लगा होगा, लेकिन कोई होगा वॉशरूम में, तो उस टाइम आप कहाँ जा पाते हैं, तो वो मसल्स के हेल्प से ही आप कंट्रोल कर पाते हैं। जिसका वो मसल्स नहीं काम करता वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसका स्टूल पास हो जाता है। ठीक है, तो ये है क्या, तो आपका जो है स्फिंक्टर इंजरी होने के टाइम आपका ये दिक्कत हो सकता है, यानी कि एनल स्फिंक्टर इंजरी हो सकती है सर्जरी के बाद। फिकल इनकॉन्टिनेंस, यानी कि आप अपना जो है स्टूल पास होने से रोक ही नहीं पाते, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते, आपको तुरंत ऐसा फील होता है कि अब तुरंत वो बाथरूम चले जाएं। ठीक है, ब्लीडिंग हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, एनल स्टेनोसिस, जो एनस है, जो एनल कैनाल है, वहाँ नैरोइंग हो जाता है, वो पतला हो जाता है रास्ता। फिस्टुला रिकरेंस, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि फिस्टुला फिर से बन गया,
वो इन्फेक्शन फिर फैल गया, फिर से हम एब्सेस बन गया, मवाद बन गया, फिर वो फटा, फिर वो रास्ता बना, तो ये फिर से रिकरेंस हो जाता है। इसका इन्फेक्शन हो सकता है, मरीज़ को फिशर हो सकता है, यानी कि जो बाहर के पेरियनल स्किन है वहाँ पर टीयर हो सकता है अंदर से प्रेशर पड़ने के कारण। अब देखें तो इंस्ट्रूमेंट सेट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं ऑपरेशन के टाइम, तो आपका इसमें मेनली प्रोक्टोस्कोप है, बटरफ्लाई प्रोब है, जिससे कि ट्रैक का पता करते हैं कितना दूर तक आपका फिस्टुला है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, प्लस में जनरल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिसमें आपका बीपी हैंडल, ब्लेड है, फोर्सेप्स होते हैं, टूथ नॉन टूथ, आपके इसमें एलिस ले सकते हैं, बैबकॉक ले सकते हैं। बैबकॉक का वैसे नीड नहीं होता, स्पंज होल्डर वगैरह भी ले सकते हैं। मतलब ये जो जनरल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मॉस्क्यूटो वगैरह आपका इसमें है, गॉज पीस, बाउल, किडनी ट्रे, नीडल होल्डर, ये सब ले सकते हैं, आप रख लीजिए लेकर, ठीक है। प्रोट्रैक्टर्स वगैरह लेके रख लीजिए अगर ज़रूरत हो तब। तो इसी तरह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।